हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहित यादव एंड हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले इंडियन पॉलिटी। जो अपने पास एक बुक है जिसका नाम है एम लक्ष्मीकांत, उसका 6th एडिशन या फिर हम कह सकते हैं जो उनका लेटेस्ट एडिशन है, उसको हम लोग अपने एक रेफरेंस बुक के तौर पर लेके शुरुआत करेंगे। इस बुक का मेन पार्ट क्या है कि जब भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट पीएससी के लिए या फिर यूपीएससी के लिए, तो ये बुक मोर देन सफिशिएंट होती है इंडियन पॉलिटी के लिए। ठीक है, क्योंकि इस बुक के अंदर क्या है, आपका हर एक टॉपिक के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और हर के बारे में आपको एक डेप्थ नॉलेज इजीली मिल जाती है। तो इसलिए सारे एस्पिरेंट्स इसी बुक को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बुक का सबसे पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि क्यों जरूरत पड़ी इंडियन पॉलिटी को पढ़ने की और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक लाइन टू लाइन बुक का कवर अप करेंगे। तो इसको देखने के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप बुक उठा के पढ़े भी। इवन मैं आपको रिफर करूंगा कि आप जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपने बुक को खोलिए और जो जो टॉपिक्स मैं लिख के यहाँ कवर अप कराऊंगा तो आप एक बार अपनी बुक से रिफर करेंगे तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा और फिर वो लेक्चर आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि जो कोचिंग वाले लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए इन सब चीजों के लेते हैं, वो चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे यहाँ पर इजिली अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको शुरुआत करता हूँ इस चैप्टर की, जो कि अपने पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसमें क्या है, इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है द कंपनी रूल और दूसरा है द क्राउन रूल। तो दोनों रूल्स के बारे में जानना चाहेंगे क्या क्या चीजें थी और ये कहाँ से शुरुआत करती। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक कंपनी है जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लोग, जो हम अपने पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये लोग इंडिया ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ये लोग आते हैं कहां पर, इंडिया। इनका आने का सबसे मेन मुद्दा जो था वो सिर्फ एक ही था। जब ये लोग स्टार्टिंग में आ रहे थे तो ये सिर्फ यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आते थे। ठीक है ना, किसके लिए आ रहे थे, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, सिर्फ व्यापार करने के लिए ये भारत आते थे। इन द ईयर ऑफ 1600, 1600 के समय पे। ठीक है, तो 1600 में ये लोग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ठीक है, मैं आपको एक बात यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि जब 1600 का सदक चल रहा था, समय चल रहा था, उस टाइम पर 1556 से लेकर 1605, 1605 तक जिसका राज्य भारत में था, कौन राज्य कर रहा था, तो ये चीज बहुत ही एक इजी क्वेश्चन है जो कि आपको पता है। इस टाइम पर मुगल एम्परर्स का राज्य था और उस टाइम पर अपने पास यहाँ पर अकबर जी राज्य कर रहे थे। ठीक है, जब ये लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए। ठीक है, अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आती है तो वो सिर्फ यहाँ पर एक ट्रेडिंग पर्पस के लिए आती है और ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए इनको चार्टर प्रोवाइडेड था, एक परमिशन गिवन थी बाय द क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने इनको परमिशन दी थी कि वो जाके वहां पर अपने पास ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग इंडिया आते हैं अपने व्यापार करने के लिए। ठीक है, अब जब ये 1600 में भारत आते हैं व्यापार करने के लिए तो इनका व्यापार का कार्य यहाँ पर शुरू हो जाता है। ठीक है, कुछ साल, लगभग 150 साल तक इन्होंने व्यापार किया। तब व्यापार करते टाइम इनको कुछ चीजें समझ में आ गई। पहली चीज कि भारत में बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग प्रदेश के अलग अलग राजा हैं, एक राजा को दूसरे राजा से कोई मतलब नहीं है, इन दोनों के बीच में मुठभेड़ चलती रहती है, एक राजा दूसरे राजा से लड़ता रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने डिवाइड एंड रूल वाला खेल खेल सकते हैं। एक चीज उनको यहाँ से ये समझ में आई, उनको लगा कि हम यहाँ पर राज्य कर लें तो भारत के अंदर बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो हमें अपनी ट्रेडिंग पार्ट में बहुत ही ज्यादा मुनाफा होगा। इसीलिए इन द ईयर 1774 ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ाई शुरू की, जो कि जानी जाती बैटल ऑफ बक्सर से। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर इन्होंने किया और यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है।
ठीक है। अब जब ये 1774 में बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर जब जीत गए, तो इन्होंने कुछ शर्तें मंजूर करवा ली वहां के राजा से, ठीक है। तो इन द ईयर 1775 जैसे ये युद्ध खत्म हुआ, तो इन लोगों ने अपने पास एक दीवानी एक्ट को पास करवाया, दीवानी। अब इस दीवानी एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें थी, ये अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जब जिस राजा को इन्होंने हराया था, वो एक मुगल एम्परर ही था जिसका नाम था शाह आलम, ठीक है। तो ये चीजें जो मैं लिखते जा रहा हूँ, ये अपने आप शॉर्ट नोट्स में लिखते जाना, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है। मुगल एम्परर था जिसका नाम था शाह आलम, SHAH आलम, ALAM, ठीक है। ठीक है। अब इन्होंने दीवानी एक्ट के मुताबिक क्या हुआ, अभी तक तो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पर थी वो ट्रेड कर रही थी, व्यापार कर रही थी, बट अब उन लोगों ने जब ये बैटल ऑफ बक्सर जीत लिया, तो उन लोगों ने बोला अब हमें कुछ राइट्स चाहिए, ठीक है ना। उसके अंतर्गत वो क्या करेंगे, रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस का डिमांड करने लग गए, ठीक है ना। वो क्या चाहते थे, कुछ एरिया में जहां पर भी खेती होती है, फार्मर्स फसल उगा रहे हैं, वहां से वो कर लेंगे या फिर टैक्स जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे, टैक्स कलेक्शन का काम शुरू कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ये लोग कितने समझदार थे, पहले तो सिर्फ ये व्यापार करने आए 1600 में, बट उन्होंने धीरे धीरे जो हमारे ही देश के लोग थे उनसे टैक्स कलेक्शन के लिए शुरू कर दिया। इन्होंने दीवानी एक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ दो ही चीजों पे कॉन्सेंट्रेट किया, ठीक है। एक जो था वो था रेवेन्यू जस्टिस, रेवेन्यू के ऊपर, और जो दूसरा था वो था सिविल जस्टिस। सिर्फ इन्होंने क्रिमिनल जस्टिस पे ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इनको पता था भाई ये लोग क्या लड़ते हैं, किसको क्या सजा मिलनी चाहिए, इससे इनका कोई मुनाफा नहीं होगा। तो इन लोगों ने सिविल जस्टिस पे ध्यान दिया, बट क्रिमिनल जस्टिस इन्होंने तभी भी कंसिडर नहीं किया कि ये लोग अपने आप झगड़ते हैं, इनके जो मसले हैं वो वहां के लोग ही देखें, हमें तो सिर्फ पैसे से मतलब है, जो हमारे लिए काम की बात है। तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ रेवेन्यू और सिविल जस्टिस की ही बात की। जब ये दीवानी एक्ट लागू हुआ, तो ये 3 स्टेट्स के अंदर लागू हुआ था, और वो तीनों स्टेट्स जो हैं वो हैं बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इन 3 स्टेट से इन्होंने शुरुआत की। आपको पता भी है बंगाल एक अच्छा पोर्ट था जहां पर ये लोग ट्रेड के लिए आया करते थे, ठीक है। अब इन्होंने अपने दीवानी एक्ट लागू करने के बाद लोगों से रेवेन्यू कर, या फिर हम कह सकते हैं टैक्स को कलेक्शन इन लोगों ने स्टार्ट कर, ठीक है। अब इनका यहाँ से प्रोसीजर अपना अपने आप शुरुआत होता है। तो जो ये दीवानी एक्ट यहाँ पर लागू हुआ, तो इसी दौरान और जो इन्होंने युद्ध किया, तो यहीं पे कंपनी रूल इन लोगों ने लागू कर दिया, ठीक है। तो जो अपने पास जो कंपनी रूल आया, जो अमेंड हुआ, वो 1773 से 1858 तक चला, ठीक है। 1773 से 1858 तक चला। अब ये 1858 में आके बंद क्यों हो गया, उसका भी एक रीजन है, अपने आप बंद नहीं हुआ। हुआ क्या, 1775 में जब दीवानी लागू हो गया, इन लोगों ने आराम से अपना कर वसूली का काम शुरू कर दिया, और ये आराम से धीरे धीरे अपने एरिया को बढ़ाते जा रहे थे, ठीक है। अब जैसे ही इनका जो कंपनी रूल चल रहा था, तो 1858 में, ठीक है, 10 मई को, इन द ईयर 1858 में सिपोय म्यूटिनी हुआ। इसके अंदर क्या हुआ, जो अपने यहाँ के सैनिक थे, लोग थे, उन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को स्टार्ट कर दिया। उन्होंने लड़ाई करना शुरू कर दिया अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, क्योंकि उस टाइम पर जो भी बुलेट्स बनाई जा रही थी, कारतूस बनाया जा रहा था, उसके अंदर गाय का फैट या फिर गाय की चर्बी, इन सब का यूज किया जा रहा था, जो कि हिंदू कम्युनिटी के लिए बहुत ही अगेंस्ट था कि वो गाय के फैट को या फिर चर्बी को अपने मुंह में होल्ड करें।
फॉर द कारतूस पर्पस। इसीलिए 1857 में जब ये शुरुआत हुआ, ठीक है, कौन, सिपाही म्यूटिनी, ये देश के बहुत सारे पार्ट में शुरू हो चुका था, ठीक है। तो जब ये शुरुआत हुआ तब डेट थी 10 मई 1857, ये 7 है। और ये चला 1 नवंबर 1858 तक। देश के बहुत सारे हिस्सों में ये युद्ध शुरू कर चुके थे लोग। तो जो ये सिपाही म्यूटिनिटी, ये अपने पास का, ये याद रखने की चीज है, मेंस के लिए बहुत ही जरूरी है, अपने प्री के लिए भी। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इन लोगों ने यहाँ से शुरुआत। मैं आपको यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और भी देता हूँ कि ये जो था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सबसे पहले शुरू किया था मंगल पांडे ने, जो कि मेरठ से शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हो कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ था मंगल पांडे से। मंगल पांडे जी ने शुरू किया था, एंड इट वाज स्टार्टेड इन मेरठ। ठीक है। और इसका मेन रीजन जो था, जो कि मैंने आपको बताया कि अपने पास जिसका, ये भी आप मेन रीजन जो है ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। बिकॉज ऑफ काउ एंड पोर्क फैट, ठीक है। एनफील्ड राइफल भी जाने, राइफल, इन राइफल में जो कारतूस यूज की जाती थी उसके अंदर गाय और पोर्क का फैट यूज किया जा रहा था। इसकी वजह से वहां के सिपाहियों ने अपने यहाँ पर आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है ना। इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि मंगल पांडे ने शुरू किया था मेरठ में सबसे पहले। उसके बाद तो देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब जब ये बातें शुरुआत हुई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या लगा कि यार वहां के लोग तो शुरुआत कर चुके हैं अब लड़ाई करने की अगेंस्ट कंपनी रूल। तो उन लोगों ने क्या किया, अब कंपनी रूल को बंद करके, ठीक है ना। इसलिए जब 1858 में लड़ाई चल रही थी, बंद हुई, तो 1858 तक ही कंपनी रूल चला। जैसे ही 1858 आया, जब गवर्नमेंट को लगा कि अब ये कंपनी रूल काम नहीं कर पाएगा, तो उन लोगों ने इसको बंद करके जो अपना नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, वो शुरुआत कर दी, एंड दैट इज द क्राउन रूल। द क्राउन रूल। और यही क्राउन रूल जो है 1858 से इंडिपेंडेंस तक, 1947 तक देश में कायम रहा, ठीक है। तो ये चीज थी। अब हम लोगों को जानना है, अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कंपनी रूल क्या था, ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या चीजें लागू की गई थी लोगों के ऊपर, और वो क्या क्या चीजों को फेस कर रहे थे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक जस्ट ब्रीफ आइडिया दिया है कि 1600 में कंपनी आती है, ठीक है। मैं आपको भी एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूँ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है 1600 में, ठीक है। 1774 में बैटल ऑफ बक्सर को जीतते हैं और अपने ऊपर दीवानी एक्ट को लागू करवा लेते हैं। दीवानी एक्ट को लागू करा, जिस राजा को हराया था वो मुगल एम्पायर शाह आलम थे, ठीक है। अब उनको हराने के बाद उन लोगों ने दीवानी जब लागू करवाया, उसमें वो रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस पे ही चाहते थे, क्रिमिनल से उनका कोई लेना देना नहीं था। 3 स्टेट से शुरुआत की थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। फिर वो आराम से अपना कर वसूली कर रहे थे, टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। कहां तक, 1857 तक। 10 में 1857 को सिपाही म्यूटी हुआ,
उसके अंदर क्या हुआ, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया, ठीक है, जो कि 1858 तक चला, 1 नवंबर तक। एंड देश के बहुत सारे हिस्सों में शुरुआत हो चुकी थी। इसी वजह से उसके बाद द क्राउन रूल आया। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपनी रूल को थोड़ा डिटेल के अंदर, कि क्या है इस कंपनी रूल के अंदर, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, द कंपनी रूल। ठीक है, ये चला था 1773 से लेकर 1858 तक, जब तक इन लोगों के ऊपर युद्धबारी शुरू नहीं होगी थी, तब तक इन लोगों ने चलाया, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट्स के, क्या क्या चीज वहां पर लागू की गई थी और क्या नई चीजें आई थी द कंपनी रूल्स के अंदर, ठीक है। तो आप लिखिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। देखो, अब क्या हुआ, अभी तक जब कंपनी को लगने लगा कि भाई अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत भेज दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ रही है, अपने यहाँ पर कानून लागू कर रही है, ठीक है। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाया था, ठीक है ना। किसने लगाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। तो हम लोग एक पॉइंट के साथ बढ़ते हैं। तो आप लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इट वाज द फर्स्ट step taken by the British government to control and regulate the affairs of the East India Company in India, ठीक है। अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जब भारत में आगे काम कर रही है, जो जो कानून लगा रही है, तो उनके ऊपर कुछ कंट्रोल्स और अपने रेगुलेशन उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर इम्प्लीमेंट किए थे, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी शो कर रही थी। देखो, अभी तक पहले क्या था, सिर्फ वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए आए थे, ठीक है ना, सिर्फ वो क्या कर रहे थे, ट्रेडिंग पर्पस के लिए आए थे। उसके बाद उन्होंने रेवेन्यू के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू किया, सिविल जस्टिस के अंदर आए, बट अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट उन लोगों ने पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अगर किसी एक स्टेट के अंदर कोई डीएम को उस पोस्ट पे नियुक्त किया जाता है, पहली चीज, किसी इंसान को वहां पर आपने एक पोस्ट दी है, अब उस इंसान को क्या क्या काम करने हैं वो भी उसे बताए जाते हैं, ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटर मतलब एक मैनेजर की तरह मैनेजमेंट का काम भी उन्होंने शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं, पहले सिर्फ ट्रेडिंग था, उसके बाद उन्होंने रेवेन्यू पे कब्जा किया, सिविल जस्टिस के ऊपर आए, अब वो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी देखने लग गए। तो वी विल राइट द सेकंड पॉइंट, और जो अपने पास सेकंड पॉइंट है वो आप लिख सकते हैं, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम the political and administrative
फंक्शन ऑफ द कंपनी। अब सबसे मेन पार्ट जो कि पॉइंट सी है। अब देखो, जब ब्रिटेन से यहाँ पर आए थे अंग्रेज, तो उन्हें ये पता चल गया था कि हर एक एरिया का अलग अलग राजा है। एक राजा को दूसरे राजा से कोई खास मतलब यहाँ पर नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें पता था भारत एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य है जिसके अंदर बहुत पैसा है। ठीक है, तो अगर वो एक जगह सेंटर बना दें, मतलब जितने राजा थे सब उसके अंडर आ जाएंगे, तो उनका बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। तो उन्होंने इसीलिए एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया कि भाई जितने भी राजा होंगे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम करने लग जाएं या उनके नीचे आ जाएं। तो जिन लोगों ने उनकी बात मानते गए वो उस लॉ को फॉलो करते गए, जो नहीं माने उनके साथ युद्ध हुआ और वो जहां जहां जीतते गए उन्होंने अपना परचम वो लहराते गए। ठीक है, तो इसलिए जो थर्ड पार्ट था वो था उनकी ये डिमांड कि वो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करें। पहले सिर्फ 3 स्टेट्स पर ही ध्यान था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। अब वो सेंट्रलाइजेशन करना चाह रहे थे। ठीक है ना। अब मैं आपको इस कुछ फीचर्स बताऊंगा इस एक्ट के। ये 3 इसके चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। कंपनी रूल के अंदर क्या क्या हुआ कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल चाहती थी। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी वहां क्या कर रही है, पहली चीज। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी चाहती थी और सेंट्रलाइजेशन करना चाहती थी। ठीक है, आप नोट्स की चिंता मत कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ में, आपको लिंक मिल जाएगी, साथ में नोट्स भी अटैच होंगे, तो आप वहां से भी डाउनलोड करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसके फीचर्स बताता हूँ। ठीक है, कि इसके फीचर्स क्या थे। देखो, अलग अलग स्टेट का अलग अलग गवर्नर था। ठीक है ना, बिहार का एक अलग गवर्नर था, बंगाल का एक अलग गवर्नर था, उड़ीसा का अलग था, बॉम्बे का अलग था, हर जगह के अलग अलग गवर्नर थे। ठीक है, तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, गवर्नर ऑफ बंगाल जो था, उसको इन लोगों ने गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है ना, देखो है क्या, मैं आपको बताता हूँ। 3 स्टेट्स हैं, जैसे मेरे पास एक बंगाल हो था, मद्रास और एक बॉम्बे। 3 सिटी अलग अलग जगह। तो ये तीनों पोर्ट थे बेसिकली, जहां पर वो व्यापार के लिए इजिली पहुंचते थे अपने शिप के साथ। तो ये 3 जगह थी। तो बॉम्बे का गवर्नर अलग था। ठीक है ना, जिसको मद्रास के गवर्नर से कोई मतलब नहीं होता था, ना ही वो रूल्स में, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन में कोई मतलब नहीं था। बंगाल का गवर्नर अलग था। तीनों जगह के गवर्नर क्या थे, अलग अलग थे। तो इन्होंने क्या किया, बंगाल में अपना सेंट्रलाइजेशन शुरू किया। सेंट्रलाइजेशन कैसे, कि भाई जो बॉम्बे का गवर्नर है वो भी बंगाल के गवर्नमेंट, जो गवर्नर है उसको रिपोर्ट बना के भेजेगा, और जो मद्रास का गवर्नर है वो भी सारी रिपोर्ट किसको भेजेगा, बंगाल के गवर्नर को भेजेगा। देखो, जो बॉम्बे का गवर्नर था अभी भी उसके पास पावर्स थे, अभी भी वो गवर्नर ऑफ बॉम्बे ही था, तो उससे उसकी पावर्स नहीं ली गई थी। बस उसको क्या करना था, जितनी भी रिपोर्ट्स होती थी वो सब गवर्नर ऑफ बंगाल को भेजनी थी, और जो मद्रास का था उसको भी यही चीजें करनी थी। तो इन्होंने क्या किया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसका पोस्ट का नेम चेंज कर दिया और उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, जस्ट ये कि वो थोड़ा ऊपर वाली पोस्ट पे दिखाई दे, इसीलिए। ठीक है ना, कि अब ये बॉम्बे वाले भी इसको डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे थे और मद्रास वाले भी इसको रिपोर्ट कर रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और जो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ये इंडियन नहीं था, ये उनके पास ब्रिटिश का ही था, जिसको उन्होंने यहाँ पर पोस्टेड किया था। और जो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो कहा जाता है, या फिर कहा जाए, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या बंगाल, जो भी पूछा जाए, तो इसमें आप आंसर देंगे लॉर्ड
वॉरेन हेस्टिंग्स। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, अब ये अकेला एक आदमी तो इतना काम नहीं संभाल सकता कि बंगाल का काम भी देखे, बॉम्बे से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको भी देखे, मद्रास से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको भी देखे। तो इसीलिए इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इसके साथ 4 लोगों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स भी रखा गया। 4 लोगों को साथ में इसके साथ रखा गया जो कि इस पूरे काम को मॉनिटर कर सके, देख सके कि ये सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ पर आपको एक जो चीज ध्यान रखनी वो ये है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स इनके साथ अपॉइंट किए गए। जिनको यहाँ पर अपॉइंट करके भेजा गया। इसमें क्या हो गया, जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे था वो भी यहाँ रिपोर्ट कर रहा है अब, ठीक है, जो मद्रास का है वो भी यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा है, और उन सबके जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वर्न हेस्टिंग्स वो इनके साथ मिलकर काम कर रहे थे, चारों एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। ठीक है, अब दूसरी चीज जो सेंट्रलाइजेशन की बात हो रही थी, इसी के अंदर उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता भी स्टार्ट किया। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले एक सुप्रीम कोर्ट खोला जो कि कलकत्ता में ही स्टार्ट किया, बंगाल के अंदर ही स्टार्ट किया। सेकंड पॉइंट, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता स्टार्ट किया इन 1774। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अभी तक जो क्रिमिनल जस्टिस थे, मतलब आपको पता है ये टाइम वो आ गया था जब लोग यहाँ पर अपना आंदोलन शुरू कर चुके थे। ठीक है, तो उन्हें जो क्रिमिनल्स, उनकी नजर में जो क्रिमिनल्स थे, तो उनको सजा देने के लिए भी इनको एक सुप्रीम कोर्ट चाहिए था जहां पर जस्टिस होगा। ठीक है, तो उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट खोला बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर इन 1774। अब जो ये सुप्रीम कोर्ट खोला इन्होंने, इसके अंदर 4 लोगों को अपॉइंट किया गया। ठीक है ना, कितने लोगों को, 4 लोगों को, जिसके अंदर एक जो था वो था यहाँ पर चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस था, और हम चीफ जज भी कह सकते हैं इसे, और उसके साथ 3 और जज भी प्रेजेंट थे। ठीक है, इतना हमने बुक में है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं कि ये जो चीफ जज था जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता में डाला गया था, ये जो आदमी था इसका नाम है सर एलिजे हेम्फी। ये चीफ जज था इन सब का। ठीक है, जिसको यहाँ पर पोस्टेड डाला गया। अब देखो हो क्या रहा है, अब बहुत एक ह्यूमन नेचर है, ब्रिटेन से कुछ लोगों को इंडिया में पोस्टिंग दी जा रही है, अपॉइंट किया जा रहा है, कोई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन रहा है, ठीक है ना, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बन रहा है वहां पर जज। अब जब वो लोग यहाँ पर आए, ठीक है ना, उनको अपॉइंटमेंट्स मिली, तो पहली बात तो वहां पर बहुत ही ज्यादा रिश्वत लेने जानी शुरू हो गई, क्योंकि क्या हुआ, भारतीयों के पास बहुत पैसा था, राजाओं के पास, तो वो खुल्लम खुल्ला पैसे देते थे अंग्रेजों को। तो यहाँ पर लोग ब्रिटेन में चाहते थे कि उनकी पोस्टिंग इंडिया में हो, क्योंकि जब वो इंडिया से वापस जाएंगे तो बहुत पैसा कमा के लेके जाएंगे, और यहाँ पर शान और शौकत भी बहुत ज्यादा थी। तो इवन ब्रिटेन के अंदर जो बड़े बड़े खानदान थे, वो पैसे वाले रईस लोग थे, वो चाहते थे कि उनकी औलाद की पोस्टिंग कहाँ हो, इंडिया में ही की जाए। तो जब वो लोग यहाँ पर आके अपॉइंट होने लगे, तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर आने के बाद राजाओं से उनको तोहफे आते थे, रिश्वतें आती थी, तो उनको वो एक्सेप्ट कर लेते थे।
इसी चीज के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने एक रोक लगाई, जिसके अंदर उन्होंने साफ ये बात को कहा गया कि आप किसी से भी कोई भी ब्राइब नहीं लेंगे, कोई भी रिश्वत नहीं लेंगे, आप कोई भी तोहफे भी कबूल नहीं करेंगे, चाहे आपको कोई भी प्रेजेंट मिले आप वो नहीं ले सकते। और उसके अलावा आप अपना खुद का कोई भी पर्सनल व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक ब्रिटेन के गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप इंडिया में जाके अपना खुद का व्यापार शुरू कर दें, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज के लिए उन्होंने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठाया, जो कि इंडिया के लोगों से, जो इंडिया में उन्होंने लोगों को अपॉइंट किया था, उससे रेवेन्यू के ऊपर, सिविल के ऊपर और मिलिट्री के ऊपर वहां क्या रिपोर्ट चल रही है उसको वो कलेक्ट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 2 पॉइंट और जो बता दूं जो इसके अंदर इंक्लूडेड थे, वो ये है। पहला, प्रोविजन prohibition on company servants। ठीक है ना, इसके अंदर क्या हुआ, वो कोई भी ब्राइब नहीं ले सकते, कोई भी प्रेजेंट तोहफे नहीं ले सकते किसी से भी, किसी राजा से, किसी भी मंत्री से, किसी से आप कुछ भी नहीं ले सकते। ठीक है ना, ये कंपनी सर्वेंट्स के ऊपर लागू कर दिया गया। दूसरा जो मेन मुद्दा यहाँ पर जो था वो ये था कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बैठाया गया, जो कि इंडिया का जितना भी डाटा होता था इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री, वो पूरा डाटा बना के ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट किया जाएगा कि वो किसको अपॉइंट कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, और वहां से क्या रिसोर्सेज का पता चल रहा है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वहां पर लाया गया है, जो कि कौन से 3 डिपार्टमेंट्स थे, रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ इंडिया की इंफॉर्मेशन वहां पर वो देते थे। ये सारी चीजें थी द कंपनी रूल के अंदर, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट था। ये सिर्फ एक रेगुलेटिंग एक्ट था जो शुरुआत की गई थी। अब देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, तो जो शुरुआत में हम लोगों ने जो यहाँ पर बात की थी, बंगाल का जो बॉम्बे का जो गवर्नर है, मद्रास का जो गवर्नर है, उनकी पावर एज इट इज ही थी, बस उन्होंने को रिपोर्ट देनी थी किसे, बंगाल के गवर्नर को। बट धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो इनकी पावर्स भी उन्होंने कम करते गए। ठीक है ना, और अपना हर जगह पे अपना ही परचम लहरा है। तो इसीलिए जो आगे और एक्ट्स आते गए, उन्हीं एक्ट्स को हम पढ़ते जाएंगे एक एक को करते हुए। तो जो आज हमने लोगों एक्ट पढ़ा है वो सिर्फ क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जो आज हमने पढ़ा है ये सिर्फ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो अपने पास नेक्स्ट इन्होंने एक्ट लागू किया, अमेंडिंग एक्ट ये लोग ले गए, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच। आप होपफुली इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कीजिए।